नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। ये तस्वीरें हैं करनाल की, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विवान होटल के मालिक योगेश गुप्ता के निवास पर एक छोटी सी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। खास बात यह रही कि प्रदेश के पूर्व मंत्री जयप्रकाश गुप्ता जी के भतीजे योगेश गुप्ता के निवास पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पहुंचने का राजनीतिक मतलब ये साफ साफ है कि अब प्रदेश के पूर्व मंत्री जयप्रकाश गुप्ता भाजपा की मदद के लिए बिल्कुल राजी हो गए हैं। आपको बता दें कि काफ़ी दिन से पूर्व मंत्री जयप्रकाश गुप्ता अपने घर पर चुपचाप बैठे हुए थे। हालांकि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी एक दिन उनके निवास पर गए भी थे उनसे मिलने। वो उनको बाबूजी कहकर बुलाते हैं और वो बाबूजी का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। हालांकि जयप्रकाश गुप्ता ने यह कहा था कि आप अपना चुनाव प्रचार जारी रखिए, मैं एक दिन आपको अपने घर पे ज़रूर बुलाऊंगा। और देखिए कि बीती रात को ही प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज योगेश गुप्ता के निवास पर बाबूजी का आशीर्वाद यानी कि पूर्व मंत्री जयप्रकाश गुप्ता जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे हुए हैं। खास बात यह रही कि करनाल के जितने भी बड़े बड़े व्यापारी तबका था, उद्योगपति थे, वो सब यहाँ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे। और ख़ास बात यह भी है, जब आप भाषण सुनेंगे तो मुख्यमंत्री ने एक लाइन का जिक्र यहाँ जरूर किया था। उन्होंने यह कहा था कि करनाल शहर की आज पूरी क्रीम योगेश गुप्ता के निवास पर है, इसलिए वो भी पूरे गदगद हैं और वो समझते हैं कि आज पूरे करनाल का जो व्यापारी वर्ग है वो मेरी बात को समझेगा, मेरी अपील को समझेगा, मोदी जी की नीतियों को समझेगा, क्योंकि मोदी जी की नीतियों को परखा जा चुका है। वो कतई भी किसी भी नीति में कहीं भी कमज़ोर नहीं है और हमेशा उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। देखिए यहाँ किस तरह से मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का योगेश गुप्ता के निवास पर ज़बरदस्त स्वागत हो रहा है। और ये देखिए भाजपा नेता रमेश मिड्डा और मदन मोहन चौधरी जो है फूलों के हार डालकर मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। आज इस दौरान जो है खास तौर पर यहाँ पर पूर्व मंत्री शशिपाल मेहता, भाजपा के वरिष्ठ नेता जगमोहन आनंद, भाजपा के महामंत्री वेदपाल जी, ओएसडी रहे संजय बठला के साथ साथ जो है कई लोग मौजूद थे। उनके नाम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज यहाँ योगेश गुप्ता के निवास पर मुख्यमंत्री नायब सैनी का एक ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। और मुख्यमंत्री यह पहली बार करनाल में होगा कि इतना समय उन्होंने यहाँ पर गुजारा। हालांकि वो 9 बजे के करीब आ गए थे और लगभग उन्होंने ढाई घंटे और 2.25 घंटे योगेश गुप्ता के निवास पर लगाए। इसका मतलब यह है कि उन्होंने पूर्व मंत्री जयप्रकाश गुप्ता और योगेश गुप्ता को बड़ा महत्व दिया है और वे मानते हैं कि बाबूजी के आशीर्वाद से लाइन पार इलाका ही नहीं बल्कि पूरे करनाल के पास एरियो में जहां जयप्रकाश गुप्ता जी की बड़ी पकड़ रही है वहां पर जो है उन्हें ज़बरदस्त समर्थन मिलेगा और लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। और क्योंकि योगेश गुप्ता के बारे में क्या कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं यह सीधी रिपोर्ट। आप इस खबर में जो भी अपनी राय शुमारी है, आप कमेंट्स करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इसको लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए। हरीश चावला, 7-11 न्यूज़ करनाल।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा सरकार में रहे पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता जी, पूर्व मंत्री शशिपाल मेहता जी, चट्टी कला मीडिया के चेयरमैन पवन श्री सरदार अजीत सिंह जी, मेरे अच्छे दोस्त, मेरे बड़े भाई जगमोहन आनंद जी, संजय पटला जी, स्वभाव से करनाल वासियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। मुख्यमंत्री जी एक बड़ा चेहरा होते हैं, लेकिन आपकी सादगी ने ये साबित कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति आकर आपसे अपने दिल की बात कर सकता है। आप मुख्यमंत्री तो हैं ही, लेकिन उससे पहले आप करनाल के विधायक बनने जा रहे हो। करनाल की जनता ने आपको अपना विधायक मान लिया है। मुख्यमंत्री जी, करनाल की जनता चाहती है कि उनका विधायक उनके बीच रहकर उनकी बात सुने, ताकि उन्हें लगे कि हम मुख्यमंत्री जी से नहीं बल्कि अपने विधायक से बात कर रहे हैं, जो कि उनका अपना है और उन्हीं के बीच में से है। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, करनाल की जनता मन से तो आपको अपना विधायक चुन लिया है, बस केवल अब चुनावी प्रक्रिया बाकी है। मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध है, जो भी मैं शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं वो करनाल की जनता की आवाज है कि जब भी करनाल का कोई भी व्यक्ति आपके पास काम को लेकर आए तो वो महसूस करे कि उनके पूरे मान सम्मान के साथ उनका काम हो रहा है। आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए, मैं आपका व गणमान्य व्यक्तियों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि हम सभी अपना एक एक वोट भाजपा के पक्ष में डाल के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी जी एंड मुख्यमंत्री करनाल लोकसभा प्रत्याशी श्री मनोहर लाल खट्टर जी को भारी मतों से जिताकर कमल खिलाने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज हमारे गार्जियन पूर्व में हरियाणा सरकार के मंत्री रहे परमादरणीय जयप्रकाश गुप्ता जी, जिनका आज भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। कई दिन से मैं विचार कर रहा था कि बाबूजी को मैं मिल करके आऊं। एक दिन मैं सुबह सुबह आशीर्वाद लेने गया और बाबूजी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप घूमिए और एक दिन मैं आपको बुलाऊंगा। तो बाबूजी ने आज बुलाया है। भरपूर आशीर्वाद बाबूजी का बरस रहा है। मैं प्रणाम करता हूं बाबूजी को, दिल से धन्यवाद करता हूं। और उनके बेटे योगेश गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, एडवोकेट वेदपाल जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, जिनका मुझे बड़े लंबे हैं। एक व्यक्ति नहीं बैठा, एक व्यक्ति के रूप में संस्था बैठी है। बड़े करनाल के मौजूद लोग हैं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद, राम राम करता हूँ। नायब सैनी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नायब सैनी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चुनाव पीक पर है। कल शाम को 5 बजे चुनाव रुक जाएगा, थम जाएगा। 25 मई को देश की सबसे बड़ी पंचायत का हमने निर्वाचन करना है। देश में आम चुनाव चल रहे हैं। मुझे पूरे प्रदेश के अंदर भी रहना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश के साथ साथ हमने राज्यों के अंदर भी जाने का मौका मिला है। जहां पर भी मैं जाता हूं, एक ही आवाज लोगों की आती है कि अब की बार 400 पार मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं।
मोदी जी ने जो 10 वर्षों में ईमानदारी से, कड़े परिश्रम से जो मेहनत की है, उसका परिणाम है कि लोग दिल से प्यार नरेंद्र मोदी जी को करते हैं और तभी मन से लोग बोलते हैं कि अब की बार वोटें दे करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। अगर हम देखें इन 10 वर्षों में बारीक से बारीक जगह भी अगर हम नजर डालें, देश बदला हुआ बड़ी गति से नजर आता है। 2014 का करनाल अगर हम देखें, 2024 का करनाल देखें, आपको बड़ा अंतर इसके अंदर नजर आता है। गजब के विकास हुआ है और देश पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत एक चमकता हुआ सितारे के रूप में निकल करके आया है। भाइयों, आज देश की समस्याओं का भी समाधान हुआ है। लंबे समय की जो समस्याएं थी, जिनको हम देखते थे कि ये समस्या के देश के लोगों के बीच में परोस करके, देश के लोगों को भयभीत करके वोट ले लेते थे, समाधान नहीं खोजते थे, उसका रूप दिखाते थे, रूप दिखा करके वोट कलेक्ट कर लेते थे। वही जब इनका काम ऐसी चल रहा था, फिर विकास की तो जरूरत नहीं थी। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उन सब बातों को पीछे छोड़ दिया कि बात से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। उसका परिणाम अगर हम देखते हैं 10 वर्षों के अंदर, आज देश का रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के अंदर एम्स बनाने की बात, देश के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने की बात, देश के अंदर यूनिवर्सिटीज बनाने की बात, अगर हम देखें 2014 में देश में 18,000 गांव ऐसे थे आजादी के बाद जिनमें बिजली ही नहीं गई थी, और नरेंद्र मोदी जी ने आकर के एक मिशन मोड में काम किया और जो टारगेट रखा, उस टारगेट से 500 दिन पहले देश के हर गांव के अंदर बिजली भेजने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने। उनके लिए आजादी का कोई महत्व नहीं था। अंधेरे में बैठते थे, पीने की ठीक पानी की व्यवस्था नहीं थी, मेडिकल की सुविधा नहीं थी, एजुकेशन की सुविधा नहीं थी। जब ये सारी सुविधाएं नहीं थी तो बिजली अंधेरे में बैठते थे। अभी भी लैंटर्न जला करके वो रात को अपना जीवन बसर करते थे। इस पीड़ा को ये 60 सालों में नहीं समझा गया। इस पीड़ा को मात्र 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने समझा और उसका समाधान निकाल दिया। ये बड़ी खुशी की बात है। अगर हम इन 10 वर्षों में 20,000 किलोमीटर 60 वर्षों के अंदर रेलवे को इलेक्ट्रीफाई किया गया, और इन 10 वर्षों में रेलवे को 100% इलेक्ट्रीफाई किया गया। इलेक्ट्रीफाई नहीं किया गया, वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन भी देश के लोगों को उपलब्ध कराई, तेज गति की ट्रेन उपलब्ध कराई। मैं देखता था, ये 2014 से पहले की बात, 2014 की भी बात ले लीजिए। ट्रेन ने अगर सुबह 6 बजे आना होता था, अगले दिन सुबह 6 बजे आती थी। ये हालात ट्रेनों के थे। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर अगर 6 बजे ट्रेन आनी है, 5:55 के ऊपर प्लेटफार्म पे आकर के खड़ी हो जाती है। ये मोदी का बदलता भारत है। भाइयों, इस गति से देश बदला है। किस प्रकार से देश की समस्या धारा 370 जम्मू कश्मीर की, कितना संघर्ष किया।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने महाबलिदान दिया। इसलिए दिया कि इस देश के अंदर अगर मुझे अपने देश में भी जाना पड़े और परमिट लेकर के जाना पड़े तो ये मुझे गवारा नहीं है। भाइयों, वो व्यक्ति यात्रा शुरू की, जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट के अंदर इंडस्ट्री मिनिस्टर था। जब उसने देखा कि न्याय नहीं मिल रहा, ये जम्मू कश्मीर भी हमारे हाथ से जा रहा है, उस व्यक्ति ने तुरंत त्याग पत्र दिया। त्याग पत्र देकर के यात्रा शुरू करी और यात्रा शुरू करी आपके सामने बिना परमिट के जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर कर गया। और उसका हसर ये हुआ कि उसको गिरफ्तार करके 1 महीने के अंदर ही उसको परलोक में भेज दिया। आज तक पता नहीं लगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। इस प्रकार का शासन तंत्र था, क्या सोच थी। परंतु उस परमट प्रथा से निजात भारत के लोगों को मिली। मैं ये भी देखता था, मैं जब जम्मू के अंदर काफी समय रहा हूं और जब मैं किसी परिवार के अंदर जाता था तो वहां के लोग बोलते थे, वहां की महिलाओं की दुर्दशा देखते ही पीड़ा आती थी मन के अंदर। इस प्रकार का तंत्र वहां पर था। और वो ये बात बोलते थे कि अगर जम्मू कश्मीर की बेटी भारत के अंदर शादी करे तो अगर वहां कोई दुर्घटना हो जाती है आगे परिवार में और लड़की को वापिस आना पड़ जाए तो लड़की को माँ बाप की संपत्ति के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता। अधिकार भी नहीं रहता, उसको वोट पाने का अधिकार भी खत्म हो जाता। ये इस प्रकार का कानून था। और अगर वो बच्ची पाकिस्तान के किसी लड़के से शादी कर ले तो उसके सारे अधिकार बरकरार रहते थे। इस प्रकार का तंत्र था, परंतु इसको खत्म नहीं किया। ये बेटियों को भुगतना पड़ता था, बड़ी पीड़ा होती थी माँ बाप के मन में भी। इस बात को लेकर के हम तभी से ये बात कर रहे थे कि ये धारा